नमस्कार, मैं गौरी शंकर दुबे यहाँ इंदौर के प्रतिष्ठित, नामी और एक शान कहे जाने वाले बाल विनय मंदिर में बैठा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, बाल विनय मंदिर को बहुत लंबे समय पहले मध्य प्रदेश सरकार ने उत्कृष्ट स्कूल बना दिया था। आदरणीय गुरु माता प्राचार्य श्रीमती पूजा सक्सेना जी ने मुझे यहाँ बैठने की अनुमति दी। यह शिष्टाचार के खिलाफ है, क्योंकि वे गुरु हैं। मैं भी आज अपने जीवन में खुद को चेला ही मानता हूँ, लेकिन इस इंटरव्यू की बाध्यता है कि मैं उनके पास बैठकर सवाल करूंगा और वे सारगर्भित जवाब देंगी। आदरणीय ग्लोबल वेब टीवी, प्रभात किरण और नेशनल हेराल्ड टीवी में आपका बहुत स्वागत है। ये बताएं कि मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में 275 सीएम राइज स्कूल खोलने की घोषणा की है, और जहाँ तक इंदौर की बात है तो नवीन मालव कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सारी सुविधाएं आ गई। खेल मैदानों को छोड़कर शुरू हो चुका है। महाराजा शिवाजी राव भी शुरू हो चुका है, अहिल्या आश्रम भी शुरू हो चुका है। तो इनके आने के बाद क्या अहिल्या उत्कृष्ट स्कूल में एडमिशनों में कमी आई है? नहीं, उत्कृष्ट स्कूल में जिस तरह से एडमिशन हो रहे थे उसी आधार पर एडमिशन हुए हैं, और जितना क्षमता है उतने एडमिशन हो चुके हैं। जी, कहाँ से कहाँ की क्लास तक यहाँ पर पढ़ाया जाता है? ये KG 1 से लेकर 12th तक है जी, लेकिन एक्सीलेंस 9 to 12th है जी। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो है जी, वो 9 to 12th है। इस बार कितने एडमिशन हुए? इस बार हमारे पास 1200 एडमिशन 9 to 12th है जी, और 600 एडमिशन 1st to 8th है। अच्छा, आपके यहाँ सभी विषय पढ़ाए जाते हैं 12th तक? सभी विषय मतलब 10th क्लास तक तो सारे सब्जेक्ट्स नहीं, कॉमर्स, फिजिक्स जी। तो 10th क्लास तक तो सभी सब्जेक्ट्स कॉमन है। हाँ। और 11th और 12th में बच्चे सब्जेक्ट्स अपना लेते हैं। जी, तो आदरणीय उनकी संख्या कितनी थी जो इस बार पास आउट होकर चले गए? 12th पास आउट जी 334। यानी कि आपको KG फर्स्ट में इतने ही एडमिशन देना पड़ते होंगे, क्योंकि हर बच्चा हर साल आगे नहीं, ऐसा नहीं। मैंने आपको बताया कि 9 to 12th ये स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है जी। तो 9th में जो हमारे यहाँ एडमिशन होते हैं वो अपना जो शासन है, अपना शासन मतलब एक लोक शिक्षण संचालनालय से जी। एक परीक्षा आयोजित की जाती है जी। 9th में एडमिशन के लिए रिटन एग्जाम होता है जी। उसकी एग्जाम फरवरी के महीने में उसका ऐड आता है और बच्चे उसमें अप्लाई करते हैं जी। और इस तरह से उसकी सूची पूरे प्रदेश स्तर पर फिर जारी होती है जी। और उसमें जो चयनित बच्चे होते हैं वही यहाँ 9th में एडमिशन पाते हैं। जी, तो केवल 9th में एडमिशन दिया जाता है या हर क्लास में हर साल दिया जाता है? नहीं, 9th में एडमिशन दिया जाता है तो वो तो चयनित सूची रहती है जी। और 11th में जो बच्चे अपने यहाँ के रहते हैं वो तो ऑलरेडी प्रमोट हो चुके रहते हैं 10th से 11th में। लेकिन 11th में चूंकि बच्चे सब्जेक्ट्स लेते हैं तो 11th में हमारे पास जितनी सीट्स बचती हैं उस हिसाब से हम एडमिशन मेरिट बेसिस पर देते हैं बच्चों। तो वो एडमिशन देने का क्राइटेरिया क्या रहता है, मापदंड क्या रहता है? क्या लिखित परीक्षा होती है? नहीं, उस एडमिशन में मेरिट ही क्राइटेरिया रहती है, क्योंकि 10th में बोर्ड एग्जाम होता है जी। और 10th की मार्कशीट में जो बच्चे का जैसा परसेंटेज रहता है उस आधार पर हम उसको एडमिशन देते हैं। यानी ऐसा कह सकते हैं कि सीएम राइज स्कूल में जो एडमिशन किए गए हैं उन बच्चों को अतिरिक्त रूप से मेहनत की जा रही है, उन पर, उनके सामान्य ज्ञान पर, उनके विषयगत ज्ञान पर। सीएम राइज जो सीएम राइज स्कूल है उसमें जो एडमिशन किए गए, हम उस स्कूल में एक इंटरव्यू करके आ रहे हैं तो बहुत सारे बच्चों को सामान्य ज्ञान नहीं है, विषयांतर्गत ज्ञान नहीं है, तो आपको उस संघर्ष से नहीं गुजरना पड़ता, ऐसा कह सकते हैं?
देखिए, बच्चे हैं, अगर आपने कुछ पूछा भी होगा और मान लीजिए बच्चे ने अगर अच्छे से जवाब नहीं भी दे पाया है, तो अभी सेशन स्टार्ट हुआ है, बच्चों के ऊपर सीएम राइज विद्यालयों को बहुत अच्छा बनाने का सरकार का प्रयास है। और मैं जहाँ तक जानती हूँ कि सीएम राइज विद्यालयों की के लिए जो मापदंड तैयार किए गए हैं, वो आगे चल करके वो मील का पत्थर साबित होगा समाज में। जी। और अगर किसी बच्चे ने कोई उत्तर नहीं दिया है तो ये एक अलग मुद्दा हो जाता है कि उसको नहीं मालूम होगा। बाकी मैं समझती हूँ कि सारे बच्चों को बहुत सारी चीजें मालूम रहती हैं। एक फैक्टर और है, 2 साल तक बच्चे कोविड में घर पे रहे हैं। जी। अभी तो ये मतलब 2 वर्षों बाद ये पहला ऐसा सत्र है कि ये फुल स्ट्रेंथ पे अब सत्र चालू हो रहा है। मतलब इसके पहले जो एग्जाम भी हुए थे, उसके पहले भी जनवरी में आप लोगों को याद होगा कि 50% स्ट्रेंथ पे कर दिया गया था, फिर फरवरी में भी ब्रेक लगा था, दिसंबर के बाद भी जनवरी में भी फिर 50% स्ट्रेंथ पे बच्चे आ रहे थे। तो मेरा बस ये कहना है कि कोविड में जो डिस्टर्बेंस रहा है, उसके बाद अब पहली बार फुल स्ट्रेंथ पर पूरी क्लासेस शुरू हो रही हैं। और ये हम लोगों की, हमारे विभाग की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इतने संघर्षों से और इतनी विषम परिस्थितियों से निकलने के बाद बच्चे विद्यालय आ रहे हैं। और जैसे सीएम राइज स्कूल आप देख रहे हैं या एक्सीलेंस स्कूल, यहाँ पर पूरी सीटें भर चुकी हैं। जी, जैसे केजी फर्स्ट से लिया जाए और 12th तक का आप मापन करें तो आपके पास कितने पढ़ाने वाले शिक्षक हैं यहाँ पर? शिक्षकों के बारे में मैं अभी ये बताना चाहती हूँ। नंबर आप पूछ रहा हूँ, उनकी संख्यागत कितने हैं हमारे यहाँ? जी, हमारे यहाँ टोटल शिक्षकों की संख्या शुरू से लेकर के टोटल 50 का स्टाफ है, जिसमें कि क्लरिकल और वृत्ति वर्ग भी शामिल है। वैसे 35 का स्टाफ है, जिसमें से कि अभी कुछ लोगों का सीएम राइज में चयन हो गया है, तो वो पद हमारे यहाँ रिक्त हो गए हैं। तो हम उनकी जगह पे अभी गेस्ट फैकल्टी रखेंगे या हमको शासन की ओर से शिक्षक हमारे पास आएंगे। कितने शिक्षक आपके यहाँ से गए सीएम राइज में? हमारे यहाँ से सीएम राइज में 3 शिक्षक गए हैं। 3 शिक्षक, और उसके पूर्व भी कुछ पद रिक्त थे जिन पर गेस्ट फैकल्टीज के द्वारा हम लोगों ने मतलब एक जो गेस्ट फैकल्टी का पूरा नियमावली है, उस आधार पर जो चयन किया था गत वर्ष, और वो लोग पढ़ा रहे थे जी। और हम लोग सेटिस्फाइड थे उनके पढ़ाने। ये 3 के जाने से कुछ फर्क पड़ा? देखिए, अभी तो क्या है कि जो लोग ऑलरेडी बच्चों के संपर्क में रहते हैं तो उनके जाने से फर्क तो पड़ता है, लेकिन ये शासकीय संस्थाएं हैं, यहाँ पर ट्रांसफर होना एक सामान्य बात होती है। तो अगर कोई जाता भी है तो हम उसकी व्यवस्था, उसका अल्टरनेटिव हमारे पास रहता है। जी, प्राचार्य से इतर दूसरी भूमिका में आप अपनी जो स्टाफ की टीचर्स हैं, उनकी बहन है, आप उनकी सहेली भी हैं आप, जब चाय पान के दौरान ऐसी कोई बात होती है तो इस तरह की समस्या सामने आती है कि कोरोना काल में बच्चे पढ़ नहीं पाए या उनका जो शैक्षणिक स्तर है वो नीचा गया, इसके लिए हमको अतिरिक्त मेहनत करना पड़ रही है। देखिए, आपको एक बात बता दूं कि जो हमारा विद्यालय है, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, डिस्ट्रिक्ट स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है, कोविड काल में भी, और आपको बता दें हमारे यहाँ सिलेक्टेड बच्चे रहते हैं, 9th में भी सिलेक्टेड रहते हैं और 11th में भी मेरिट बेसिस पे चयनित बच्चे ही रहते हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हमारे यहाँ से इस बार 4 बच्चे स्टेट की मेरिट में हैं। क्या नाम है आदरणीय उनके? एक बच्ची है सजल जैन जी, एक बच्चा है जो मैथ्स में है, उसका नाम है यश जी, और 2 बच्चे और हैं, एक लड़की है उसका नाम है निकिता जी जी, और एक बच्चा है, ये कुछ 2 बच्चे डिस्ट्रिक्ट की मेरिट में हैं, 2 स्टेट की मेरिट में हैं, और एक बच्चा है उसका नाम प्रभांशु जी। आदरणीय, मैंने यहाँ जब आपके पास पहुँचा तो चूंकि चौमासे में हम आपके पास आए, कल इंदौर में कल और परसों बहुत बारिश हुई थी, परिसर में बहुत जगह पानी भरा है, तो इसके लिए शिक्षा विभाग जिम्मेदार है या नगर निगम जिम्मेदार है? नहीं, हमारे यहाँ जब भी बहुत ज़्यादा बारिश, कल तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, इसलिए आपको कहीं कहीं पानी का जमाव दिख रहा होगा। वैसे सामान्य तौर पर पानी जब नहीं बरसता है तो कोई जमाव ऐसा नहीं रहता है, और नगर निगम को हमने कह दिया है, वो लोग आ ही रहे हैं अभी यहाँ पर पानी का जो जमा हो गया है उसको साफ करने के लिए फोन कर दिया। आदरणीय पूजा सक्सेना मैडम, ये बताएं कि भारत की संवैधानिक व्यवस्था है, शिक्षकों को चुनाव में ड्यूटी देना पड़ती है, वैक्सीनेशन में उन्होंने काम किया, और भी सरकार की कई ऐसी योजनाएं आती हैं जिसमें उन्हें काम करना पड़ता है। तो उत्कृष्ट स्कूल के शिक्षकों की जब ऐसे कामों में सेवा ली जाती है, ड्यूटी लगती है, तो आप कक्षाओं को प्रभावित ना होने देने के लिए क्या योजना बनाते हैं और क्या क्रियान्वयन करते हैं?
पहली बात तो मेरे यहाँ से चुनाव में तो ड्यूटी लगती है, लेकिन अन्य बहुत सारे कार्यों में हमारे यहाँ से लगभग ना के बराबर ड्यूटी लगी है जी। लगभग ना के बराबर। एक दो लोगों की अगर ड्यूटी कभी लग भी जाती है तो उसका अल्टरनेटिव हमारे पास रहता है और हम व्यवस्था कर लेते हैं। हमारे पास, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मेरे पूरे स्कूल को सामने GSITS जो है इंजीनियरिंग कॉलेज, इन्होंने गोद ले रखा है। ओह ग्रेट। तो उनके कभी ऐसा होता है कि अगर कभी कुछ कारण से कुछ टीचर्स नहीं हैं तो हम वहाँ से प्रोफेसर्स को इनवाइट कर लेते हैं, लेक्चर्स करवाते हैं। हमने लेक्चर्स की एक सीरीज चालू करी है जी। तो उसमें बहुत सारे बच्चों की विभिन्न टॉपिक्स पे कठिन अवधारणाएं भी रहती हैं जिसको कि एक्सपर्ट लोगों के द्वारा हम करवा देते हैं। तो कभी अगर ऐसा होता है तो वो लेक्चर सीरीज तो रेगुलरली चलती ही चलती है, लेकिन अगर किसी कारण से कभी किसी की ड्यूटी लग गई और बच्चे अगर हमारे पास हैं तो फिर हम इस तरह से बाहर से कुछ प्रोफेसर्स को बुला करके बच्चों के लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट करके उनको कुछ कठिन अवधारणाओं को सॉल्व करवाने का काम करवाते हैं। आदरणीय 3 वर्ष से लेकर लगभग 17 वर्ष तक के विद्यार्थी आपके स्कूल में हैं। इनके व्यक्तित्व विकास के लिए आप क्या करते हैं? इनके व्यक्तित्व विकास के लिए जो शासन की योजनाएं हैं उनको तो हम इम्प्लीमेंट करते ही हैं। शासन की योजनाओं में आपको बता दूं कि बहुत सारी वैज्ञानिक गतिविधियां संचालित होती हैं, जिसमें इंस्पायर अवार्ड है, जिला से लेकर के राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक का विज्ञान मेला होता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ रहती हैं। लेकिन वो सब चीज़ें हमारे यहाँ से संचालित होती रहती हैं और हमारे यहाँ के बच्चे इन प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट करके राष्ट्रीय स्तर तक अपना स्थान बना चुके हैं और अपनी उत्कृष्टता के मापदंडों को साबित कर चुके हैं इस विद्यालय में। जैसे यहाँ से जो 12वीं पास आउट होते हैं वो दिल्ली विश्वविद्यालय में भी एडमिशन पाते हैं, अखबार की सुर्खियों में रहता है। JEE मेंस, नीट में भी उन्हें अच्छा स्थान मिलता है, उस बारे में बताएं। देखिए, मेरे यहाँ के जो भी बच्चे हैं 12th पास करने के बाद आप विश्वास करिए कि 50% बच्चे ऐसे हैं, 50% जो कि भारत के अच्छे संस्थानों में एडमिशन पाते हैं जी। जिसमें IITs हैं, नीट क्वालिफाई करने वाले बच्चे मेडिकल में जाते हैं, फार्मेसी में जाते हैं, स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कितने बच्चे GSITS में एडमिशन पाए हुए हैं। स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजों में भी बहुत अच्छे एडमिशन्स होते हैं। और हमारे यहाँ एक बहुत खास बात बताऊँ आपको कि आर्ट्स भी इंग्लिश मीडियम में है जी। तो आर्ट्स इंग्लिश मीडियम में होने के कारण हमारे यहाँ के बच्चे बहुत सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन पाए हैं। अभी कल ही एग्ज़ाम है तो जो बच्चे आर्ट्स के थे उनका मेरे पास फ़ोन आया था कि मैम हमारा कल एग्ज़ाम है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो हम उसमें अपीयर हो रहे हैं। तो इस तरह से 50% बच्चे भारत के शीर्ष संस्थानों में एडमिशन पाते हैं, उनकी रिकॉर्ड हमारे पास संधारित है। आदरणीय पूजा सक्सेना मैडम, ये बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय खेलों में आपके स्कूल से किन विद्यार्थियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया और राष्ट्रीय स्पर्धाओं में किन विद्यार्थियों ने मध्य प्रदेश का मान और स्कूल का मान बढ़ाया? मेरे विद्यालय में जो स्पोर्ट्स संचालित होते हैं उसमें फुटबॉल है, टेबल टेनिस है, हैंडबॉल है, बास्केटबॉल है, रेसलिंग है और ताई कमांडो की ट्रेनिंग हमारे यहाँ सेंटर है उसकी भी होती है जी। और इस तरह से मेरे विद्यालय के विद्यार्थियों ने विगत 7-8 वर्षों में जो मैं आपको जो मेरे अभी याद में है उसमें राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों ने स्टेट और नेशनल लेवल पर बाकायदा पार्टिसिपेशन किया है और उस पार्टिसिपेशन को करने के बाद वो राष्ट्रीय स्तर पर चयनित भी हुए हैं विभिन्न प्रतियोगिताओं में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यहाँ के विद्यार्थी ऑस्ट्रेलिया जा चुके हैं जहाँ पर उन्होंने अपना एक उत्कृष्ट अंडर 5 ही रैंक बनाई थी जी। ऐसा हुआ। और इसके अलावा एक चीज और बता दूं जी कि मेरे विद्यालय के टीचर्स भी उत्कृष्ट हैं जी। और मैं खुद भी सिविल सर्विसेज ओपन टूर्नामेंट में टेबल टेनिस की नेशनल प्लेयर रही हूँ, तो मैंने सिविल सर्विसेज ओपन टूर्नामेंट में खेला भी था और टेबल टेनिस, और इस सत्र में भी खेलेंगे। और अधिकारी कर्मचारियों के लिए जो मैचेस होते हैं उसमें बाकायदा रेगुलरली मेरा पार्टिसिपेशन मेरा भी रहता है, इसलिए मेरे यहाँ तो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज बहुत जोर शोर से चलती हैं जी। आदरणीय, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ आपके स्कूल में मालवा निमाड़ से लेकर दूर दराज के स्थानों के बच्चे भी पढ़ते हैं, तो उनके लिए क्या हॉस्टल फैसिलिटीज आपने प्रदान की है? जी हाँ, मेरे यहाँ हॉस्टल है। 100 सीटर गर्ल्स हॉस्टल है और 100 सीटर बॉयज हॉस्टल है, जिसमें दूर दराज के बच्चे आते हैं, रहते हैं और बहुत अच्छे से उनकी पढ़ाई हो रही है, बहुत अच्छे से तमाम एक्टिविटीज़ हो रही हैं।
और मतलब आप खुद भी यहाँ पर अभी जब घूमेंगे तो आपको, मैं समझती हूँ कि बहुत खुशनुमा माहौल मिलेगा। आप बच्चों से अलग से बात भी करिए। और हमारे यहाँ एक हमने काउंसलिंग सेल भी बना रखा है कि ऐसे बच्चे जिनकी अपनी कोई समस्या है, जो पारिवारिक समस्याएं भी बच्चों की होती हैं, कभी उनकी ऐसी समस्याएं जो बच्चे अपने दोस्तों से डिस्कस नहीं कर सकते, तो उसके लिए एक सेल बना रखा है हमने। वो बच्चे हमारे पास आते हैं, उस सेल में हमने कुछ सिलेक्टेड टीचर्स रख रखे हैं, तो बच्चे हमको अपनी बातें बताते हैं और हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, ताकि बच्चे का एक जो मानसिक उन्मुखीकरण है, मानसिक विकास है, वो बहुत अच्छा होता रहे और कोई भी बच्चा हमारे यहाँ डिप्रेशन का शिकार ना हो। तो मुझे नहीं लगता कि पिछले 7-8 सालों में कोई इस तरह का केस कोई हमारे सामने आया हो। हम लोग बच्चों की तमाम उनकी पारिवारिक समस्याओं को भी सुनते हैं जी, और उसको हल भी करते हैं। क्योंकि आपका स्कूल उत्कृष्ट है, शहर का इकलौता सरकारी स्कूल और औरों से अलग हटकर है, तो यहाँ आपने क्या वर्तमान में कार्य योजना बना रखी है जिससे बाकी स्कूल सीख लें? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि हमारी प्रेजेंट सेशन में क्या कार्य योजना है। जो शासन की योजनाएं हैं वो तो हम लोग कर ही रहे हैं, उसका बिल्कुल नियमानुसार पालन होता है। उसके अलावा हमने एक बार अपने यहाँ एक नया इनोवेशन ये किया है कि सिंगिंग क्लब बनाया है जी, डांसिंग क्लब बनाया है, फोटोग्राफी क्लब बनाया है और पेंटिंग क्लब बनाया है बच्चों का। और उसमें ये जो 4-5 क्लब बनाए हैं, इनमें पूरे विद्यालय के बच्चे शामिल हैं पूरे। जिसको पेंटिंग अच्छी लगती है वो पेंटिंग क्लब में है, जिसको फोटोग्राफी का शौक है वो फोटोग्राफी क्लब में है, जिसको सिंगिंग का शौक है वो सिंगिंग क्लब में है, जिसको डांसिंग का शौक है वो डांसिंग में है, जिसको पोएट्री का शौक है वो कविताओं के क्लब में है। तो इस तरह से पूरे विद्यालय के 1200 बच्चों को 9 से लेकर के 12th तक, और हमने इसको मिडिल और प्राइमरी में भी इम्प्लीमेंट करने का विचार है हमारा, क्योंकि वो भी बच्चे सीख करके वहीं से आते हैं। तो 9 से लेकर 12th तक तो हमने ये पूरा कर दिया है। और हर क्लब में आप विश्वास करिए कि 400 बच्चे हैं जी। विज्ञान का क्लब अलग बना हुआ है, उसमें वैज्ञानिक गतिविधियां संचालित होती रहती हैं, सांस्कृतिक क्लब बना हुआ है जी। तो इस तरह से सारे विद्यालय के बच्चों का जो सर्वांगीण विकास व्यक्तित्व का होता है, उस पर हम लोग बहुत काम कर रहे हैं जी। जैसे कि इंदौर शहर के बड़े CBSE स्कूल है, एमरल्ड हाइट्स, इंदौर पब्लिक, शिशु कुंज, एडवांस एकेडमी, भवन प्रोमिनेंट। तो मैंने आपके स्कूल में जब मैं भीतर आया तो मैंने ऐसा पाया कि वहीं की तरह यहाँ सदाचार, अनुशासन और शिक्षकों में कर्तव्य निष्ठता की भावना कूट कूट कर भरी है। तो एक सरकारी ढर्रे पर चलने वाला स्कूल उन प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले कैसे है? बल्कि मैं जो खूबसूरती कैसा ही है आपके? देखिए, ये तो हमारे यहाँ के शिक्षकों का समय समय पर उनके लिए ट्रेनिंग्स प्रोग्राम होते रहते हैं, उसमें बहुत विभाग की ओर से भी बहुत मोटिवेट किया जाता है। अभी हमारे यहाँ CCLE प्रशिक्षण हुआ था जो कि जिसमें कि कैसे बच्चों को प्रेयर करा। आपने प्रेयर में देखा होगा, पूरे साज के साथ हमारे यहाँ प्रेयर होती है, हर तरह के वाद्य यंत्रों के साथ। प्रतिदिन जिन बच्चों का बर्थडे होता है उनका बर्थडे मनाया जाता है, डेली न्यूज़ रीडिंग होती है, डेली बच्चे पंचांग पढ़ते हैं। और इस तरह से जो विभिन्न गतिविधियां होती हैं वो सभी शिक्षकों के बीच में और सभी बच्चों के बीच की एक तरह की साझेदारी प्रोग्राम रहता है। वो साझा कर करके एक दूसरे के साथ वो लोग आपस में एक दूसरे के साथ समायोजित करके करते हैं। मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात इस पूरे तारतम्य में ये बताना चाहूँगी कि जो आप प्राइवेट स्कूलों से हमारे विद्यालय की तुलना कर रहे हैं, तो मैं किसी प्राइवेट विद्यालयों में भी बहुत अच्छा शिक्षक वहाँ के भी काम करते हैं और वो लोग भी बहुत मेहनत करते हैं अपने बच्चों के ऊपर। लेकिन हमारे यहाँ की उपलब्धियाँ, जैसे कि मान लीजिए कि अगर 400 बच्चे हैं तो आप इमेजिन करिए कि 400 में से 375 तो ऑलरेडी फर्स्ट डिवीजन पास है। क्या बात! और उसमें से 4 बच्चे स्टेट की मेरिट में हैं। 50% बच्चे नीट, JEE, स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सब जगह शीर्ष संस्थानों में एडमिशन पाते हैं। ये जो हमारी उपलब्धि है, ये हम बहुत अपनी स्पेशल उपलब्धि मानते हैं। तो ये हैं आदरणीय पूजा सक्सेना जी, प्राचार्य, उत्कृष्ट स्कूल इंदौर, जो कि इकलौता स्कूल है। इन्होंने हमसे बहुत सारगर्भित जवाबों वाली बातचीत की, उसके लिए मैं इन्हें धन्यवाद प्रकट करता हूँ। इनके भीतर बैठे परमात्मा को और देवी को प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया।